जय हिंद दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी को। आपने हमारी जो एनालिसिस की पहली वीडियो बायो की वीडियो को बहुत प्यार दिया। प्लीज़ ऐसे ही हमारी अदर वीडियोस को भी अपना सपोर्ट दें। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, आपकी हिस्ट्री से आने वाली इस बुक से सभी क्वेश्चन। दोस्तों, मैंने इस हिस्ट्री का पूरा अभी एनालिसिस नहीं लिया है, यहाँ पर सिर्फ इस बुक को डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरे एनालिसिस में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि इस नाउम्मीदी की हिस्ट्री की किरण में हमें एक उम्मीद जो दिख रही है वो हमारी ये बुक है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपकी हिस्ट्री में इस समय 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 20 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में से पूछे गए थे। उस 20 क्वेश्चनों में आपको 6 क्वेश्चन सिर्फ इस एक बुक से देखने को मिलेंगे। और ये मैं हमेशा से कहता आया हूँ दोस्तों कि हिस्ट्री जैसे अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट्स में अगर आप 50% स्कोर भी करके आ रहे हैं, सिर्फ 50% यानी कि 10 या फिर 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन हिस्ट्री में एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर कोई बच्चा 20 क्वेश्चनों में से 10 से 12 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर ले रहा है हिस्ट्री, तो मान के चलिए कि उसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। बट हमारा क्या प्रॉब्लम रहता है, हम उन 10 से 12 क्वेश्चनों को करने की जगह वो 7 से 8 क्वेश्चनों के पीछे रहते हैं जो कभी भी सॉल्व किए ही नहीं जा सकते, और किए भी जा सकते हैं तो हम उनके लिए बहुत ज़्यादा अपना समय खराब करते हैं, जहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट रेशो एकदम ठीक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसे आप सॉल्व कर सकते थे। बट अभी के लिए बस ये समझिए कि ये जो आपके सामने एनसीईआरटी है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम अभी 6 क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से सिर्फ इस एक बुक से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपकी हिस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, तो एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं हमारी जो पेपर में, ये है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पॉर्टेंट मार्कर्स फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई एन आर्कियोलॉजिकल साइट एज अ सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो सिंपल पूछा है दोस्तों कि अगर किसी भी सेंटर को आपको ये समझना है कि वो एक क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर था, तो वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या तरीके होते हैं उसे आइडेंटिफाई करने के। अब थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम आराम से चीज़ों को समझेंगे। अब यहाँ कह रहा है पहला स्टेटमेंट में, एविडेंस ऑफ रॉ मटेरियल सच एज स्टोन नोड्यूल्स होलसेल्स। ठीक है। सेकंड है ज्योग्राफिकल एक्सपांसिस ऑफ दिस साइट। थर्ड है एविडेंस ऑफ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल। और फोर्थ है एविडेंस ऑफ वेराइटी ऑफ पॉटरी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये जो पूछा क्वेश्चन है आप नोटिस करेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे हैं आपको लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया है, कैसे पूछ लिया है। बट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इनका सोर्स है। बस प्रॉब्लम यह है कि हम चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर थीम फर्स्ट में पेज 11 पर चैप्टर 1 में ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पर आपको दे रखा है आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। अब आप देखेंगे यहाँ मेंशन भी है, in order to identify centers of craft production, archaeologist usually took for the following। अब क्या क्या आर्कियोलॉजिस्ट जो है वहां पर देखते हैं, ध्यान में रखते हैं, रॉ मटेरियल सच एज स्टोन नोड्यूल्स, होलसेल्स, कॉपर और टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे, एविडेंस ऑफ रॉ मटेरियल सच एज स्टोन्स नोड्यूल्स होलसेल्स। अब ये तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट है सामने आपके। कुछ जो हैं इनमें से 4-5 ऑप्शंस में से उन्होंने 2 वहाँ पर उठा के रख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि इन फैक्ट वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द क्राफ्ट वर्क। ठीक है, तो वेस्ट भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि एविडेंस ऑफ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल, तो ये भी सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन को पता करने का एक अच्छा तरीका है। यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, तो दोस्तों इसे साफ करके, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल, तो यहाँ पर भी यही है, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट और वेस्ट मटेरियल।
तो सिर्फ इन दो चीज़ों पर यहाँ पर देखो डिस्कशन हुआ है। जब आप यहाँ आइडेंटिफाइंग सेंटर्स को पढ़ते हो तो मैंने देखिए यहाँ पर आपको भी कुछ इस तरीके से ही अपनी एनसीईआरटीज को पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता। मैंने जब ये एनसीईआरटी पढ़ी थी तो मैंने यहाँ पर इसे साइड में इस तरीके से हाईलाइट कर लिया था और लिख लिया था कि ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटर्स को इनकी मदद से। तो ये वाली चीज़ है, इस पर आपको फोकस करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन डुएबल नहीं था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिर्फ ये दो चीज़ों पर फोकस यहाँ पर देखेंगे इस पैराग्राफ में। तो हमारा जो फर्स्ट और 1 और 3 पर यहाँ पर डिस्कशन हो रखा है, इसीलिए हमारा जो बी ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ये 4th और 2nd जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में यहाँ पर कहीं पर भी डिस्कशन नहीं है। तो दोस्तों ये आपका डायरेक्ट थीम की पहले चैप्टर से क्वेश्चन था। हाँ देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा इन डेप्थ में है, और इन डेप्थ क्या कहेंगे दोस्तों, सिंपल है, लाइन बाय लाइन आपसे पूछा हुआ है। बस ऐसी जगह से पूछ लिया है जहां पर शायद हमारा आज तक ध्यान ही नहीं गया। मतलब देखो, टफ कब होता है कोई क्वेश्चन? टफ जब होता है जब या तो वो आपके सोर्स से ना हो, या फिर आपने वो पढ़ा ना हो, या फिर कुछ इतना डिटेल में पूछ लिया हो कि समझ में ही ना आए कि यार क्या पूछ लिया है। बट दोस्तों ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, गलती यहाँ पर हमारी है। मैं आपसे हमेशा ये बात कहा है कि थीम्स की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। आप लोग थीम्स के लिए भी नोट्स ढूंढ रहे थे, मैंने नोट्स के लिए भी थीम्स के लिए हमेशा मना किया है। क्योंकि दोस्तों आप जब थीम्स पर पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये नोटिस होगा कि आप थीम्स एनसीईआरटी के नोट्स कभी बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यूपीएससी थीम्स में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बना दे रहा है, किसी भी स्टेटमेंट को उठाकर। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी स्टेटमेंट उठाकर यूपीएससी एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। तो आप इनके नोट्स ना बनाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप डायरेक्ट थीम्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हमारी थीम्स के लिए रहने वाली है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, क्लियरिटी हो गई, समझ में आ गया है कहाँ से पूछा है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दोस्तों, ये है, ये थोड़ा सा आसान है, ये शायद आप लोगों ने आराम से अटेम्प्ट कर भी लिया होगा। एक तरफ आपकी हड़प्पन साइट पूछी हुई है, दूसरी तरफ आपका लोकेशन दे रखा है। तो एक नागेश्वर, आलमगिरी और कालीबंगन, राखीगढ़ी। अब देखिए दोस्तों, कालीबंगन और राखीगढ़ी तो नॉर्मली जनरली इंसान को पता ही होता है। हम आमतौर पर इसको बहुत सारे मल्टीपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और भी जगह देखते हैं। तो ये जब आप बुक्स जो है पढ़ते हैं थीम्स एनसीईआरटी, तो वहाँ पर एक मैप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर उस मैप में आप नोटिस करेंगे राखीगढ़ी, कालीबंगन, और साथ में आपका एक जो साइट दिया होता है यहाँ पर नागेश्वर के बारे में यहाँ पर आपको मेंशन है, ठीक है। आलमगिरी के बारे में नहीं है। तो अब जो है आलमगिरी के जो लोकेशन है वो आप यहाँ पर इसमें लिख लेंगे आलमगिरी की। बट जितनी जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसके बेसिस पर आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो राखीगढ़ी आपका जो है, यहाँ पर राखीगढ़ी कहाँ मेंशन है, हरियाणा में, और कालीबंगन आपका राजस्थान में। तो अगर हम यहाँ पर मैच करते हैं, राखीगढ़ी हरियाणा ये 4 हुआ, कालीबंगन आपका राजस्थान, आलमगिरी आपका यूपी, नागेश्वर आपका सौराष्ट्र। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, ठीक है। तो ये भी मतलब मैं नहीं कहूँगा कि ये कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, इसे आप या तो आपने इसे पहले पढ़ा होना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सेंटर फाइंड्स मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लगा हो, बट मैं इसका भी डायरेक्ट लाइन बाय लाइन आपको सोर्स दिखाऊंगा दोस्तों। सोर्स क्या है, चलिए पहली चीज़, थीम 1 से आपका पूछा है ये क्वेश्चन, पेज 32, चैप्टर 2, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स वाले चैप्टर में दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये है एडमिनिस्ट्रिंग द सेंटर, एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, यहाँ पर एक टाइटल है। और यहाँ पर आप देखेंगे मेंशन है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसे। देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन एम्पायर, द कैपिटल पाटलिपुत्र, द प्रोविंस सेंटर ऑफ तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली एंड स्वर्णगिरी, ऑल मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। ये सभी जो है आपके अशोकन इंस्क्रिप्शन में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। मैं इसे फिर से क्लीन कर देता हूँ और आप यहाँ पर देखिए, और पूछा क्या है वो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सेंटर फाइंड मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। और यहाँ पर दे रखा है कि ये जो आपको दिए हुए हैं ये सभी मेंशन है अशोकन इंस्क्रिप्शन में। तो आपको पता होना चाहिए था कि तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, स्वर्णगिरी और पाटलिपुत्र, ये 5 मेंशन है। अब यहाँ पर देखिए, इंद्रप्रस्थ नहीं है, कांधार नहीं है, कौशाम्बी नहीं है, आंसर क्या है आपका, स्वर्णगिरी।
आंसर क्या है, स्वर्णगिरी। कहाँ से पूछा है, आपकी एनसीईआरटी थीम्स एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। यहाँ पर मैंने इसका जो है निमोनिक भी बना के दिया था, पुट्स इसका निमोनिक्स है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, कोई डिफिकल्टी नहीं है दोस्तों। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी लगी होगी, आपको वहाँ पर ये हार्ड लगे होंगे, बट हम दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हार्ड कैटेगरी में नहीं रख सकते। अब आप सोचिए, आपकी एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन अगर हम हार्ड कैटेगरी में रखेंगे तो हम करेंगे कौन से क्वेश्चन। इस तरीके से तो हमारे लिए पूरा का पूरा पेपर हार्ड है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं से तो हमें हमारा सिलेक्शन के लिए मार्क्स गेन करने होंगे, हमें क्वेश्चनों को अपनी साइड करना होगा, आसान बताना होगा। और मैं ये हमेशा कहूँगा दोस्तों कि अगर आपकी एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पूछा हुआ है तो वो डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता है, वहाँ पर हमारी मिस्टेक है कि हमने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है आपका थीम 1 पेज 44 से ही चैप्टर 2 से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर कई जगह कई आंसर कीज़ में लोगों को प्रॉब्लम हुई है। काफ़ी बच्चे कमेंट सेक्शन में भी मुझे कह रहे थे कि सर इसका आंसर बी होगा या कुछ और होगा। तो मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाता हूँ, अब शायद आपकी जो है क्लियरिटी मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कॉइन्स इज नॉट करेक्ट। एंशिएंट इंडिया कॉइन के बारे में कौन सा रेफरेंस जो है गलत है, सिंपल पूछा हुआ है। सबसे पहले स्टेटमेंट समझो क्या क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट है, इंडो ग्रीक्स इशूड द फर्स्ट कॉइन बियरिंग द नेम एंड इमेज ऑफ रूलर्स। इंडो ग्रीक ने पहला कॉइन निकाला जिस पर जो है रूलर्स की इमेज और उनके नाम हुआ करते थे। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, द कुशान इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन। कुशान ने पहला गोल्ड कॉइन इशू किया। तीसरा स्टेटमेंट है, कुशाना गोल्ड कॉइन वर डिफरेंट इन वेट फ्रॉम द कॉइन्स इशूड बाय कंटेम्प्ररी रोमन एम्पायर। तो कह रहा है कि जो कुशान के गोल्ड कॉइन थे वो उस समय के रोमन एम्पायर से अलग थे, डिफरेंट थे। ये तीसरा स्टेटमेंट है। चौथा है, दीज कुशाना गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम सेवरल साइट इन नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। क्वेश्चन आपने समझ लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसके सोर्स। पहला स्टेटमेंट का जो हमने अभी देखा है उसका सोर्स देखिए, ये रहा। ये मैंने हाईलाइट इसको ऑलरेडी कर रखा था जब मैंने ये बुक को पढ़ा था। द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम्स एंड इमेज ऑफ द रूलर वर इशूड बाय इंडो ग्रीक्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट में कोई डाउट नहीं है। सेकंड, अब बच्चों आपको सेकंड डाउट में कंफ्यूजन है कि पुरानी बुक में कुछ दिया हुआ है सर, नई में ये दिया हुआ है। पुरानी बुक को भूल जाइए दोस्तों, ये नई बुक इसीलिए ही बनी है क्योंकि आपको नया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको नई बुक के हिसाब से वहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। और अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपको मेंशन है, द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर इशूड फर्स्ट सेंचुरी बाय द कुशानास। तो वही आपको यहाँ दिया है कि कुशाना इशू द फर्स्ट गोल्ड कॉइन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक दो स्टेटमेंट में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब तीसरे स्टेटमेंट पर आते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है। अब जो थर्ड स्टेटमेंट दोस्तों आपसे पूछा हुआ है वो यहाँ से है कि जो ये कुशाना ने गोल्ड कॉइन इशू किए थे, दे वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन द वेट विद दोज इशूड बाय कंटेम्प्ररी रोमन एम्परर्स एंड पार्थियन रूलर्स ऑफ ईरान। जो ये कुशान ने गोल्ड कॉइन इशू किए थे ये वर्चुअली आइडेंटिकल थे, मतलब सिमिलर बेसिस पे थे, वेट के बेसिस पे। ठीक है, इनका जो वेट था वो आइडेंटिकल था रोमन एम्पायर ने जो उस समय के कॉइन इशू किए थे, ना कि ये डिफरेंट थे। जो यहाँ पर कैच है दोस्तों समझिएगा, यहाँ पर कैच क्या है, ये डिफरेंट, बस यहाँ पर इन्होंने खेल दिया है। यहाँ कह रहा है कि ये आइडेंटिकल थे, यहाँ कह रहा है कि ये डिफरेंट थे वेट में। तो इसीलिए आपका ये जो क्वेश्चन है ये गलत हो जाता है, ये करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन आपका। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से हूबहू लाइन बाय लाइन में चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और अब ये देखिए डी ऑप्शन में दिखाता हूँ, दीज कुशान गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम सेवरल साइट इन नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। ये देखिए यहाँ पे हैव बीन फाउंड, मतलब दीज कॉइन हैव बीन फाउंड फ्रॉम सेवरल साइट्स इन नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। ये आपका डी ऑप्शन, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन आपकी एनसीईआरटी से दें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, इतना तो आप लोगों से उम्मीद हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो आपने सब्सक्राइब कर रखी है तो अपने कमेंट से हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हर तरीके की जो भी आपको इश्यूज़ आ रहे हैं वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।
तो मुझे लगता है दोस्तों अब आपको क्लियरिटी होगी, किसी भी आंसर की के चक्कर में अब यहाँ आप परेशान नहीं होंगे कि उन्होंने ये दिया है, उन्होंने ये दिया है। यहाँ मैंने आपको प्रूफ के साथ बता दिया कि जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों हम नेक्स्ट हमारे अगले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात हो रही है मेनली। अब यहाँ पर मैं आपको सीधे इसके सोर्स पर लेकर जाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये जो कह रहा है, पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ए स्टेटमेंट है ब्राह्मी यूज फॉर राइटिंग मैनी अशोका इंस्क्रिप्शन शोज लोकल वेरिएशन। ठीक है। बी है सिस्टम ऑफ हायरोग्लिफिक राइटिंग वॉज डेवलप्ड इन एंशिएंट मेसोपोटामिया। द सिस्टम ऑफ क्यूनिफॉर्म राइटिंग डेवलप्ड अराउंड 3rd मिलेनियम BC इन इजिप्ट। उसके बाद है एन एंशिएंट स्क्रिप्ट खरोष्ठी वॉज वाइडली यूज्ड इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बी और सी ऑप्शन है ये तो आपको एनसीईआरटीज में नहीं देखने को मिलेंगे, सिंपल सी बात है, तो इस पर तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। उसके बाद जो डी ऑप्शन है यहाँ पर कह रहा है कि खरोस्त्री वॉज वाइडली यूज्ड इन द सदर्न पार्ट। अब इसका मैं सोर्स आपको बता सकता हूँ दोस्तों। पहली चीज़, ये हमारा सदर्न पार्ट में इस्तेमाल नहीं होता है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट में होता है। अब ये मैं आपको गेम चेंजर में इमेज भी दे चुका था, इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा चुका था। ये आपकी एनसीईआरटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसकी क्लियरिटी आपको एनसीईआरटी से देखने को मिल जाएगी कि मेनली जो आपकी खरोस्ती जो स्क्रिप्ट है वो नॉर्थ वेस्ट में देखी जाती है, ना कि आपका सदर्न पार्ट में। ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। उसके बाद इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा कि ब्राह्मी यूज्ड फॉर राइटिंग मैनी अशोकन इंस्क्रिप्शन शोज लोकल वेरिएशन। ये आपको देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन वर द प्राकृतिक लैंग्वेज while those in the northwest of the subcontinent were in Aramaic and Greek, और मोस्ट प्राकृतिक इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ज़्यादातर अशोकन इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये कौन सा पेज है, पेज 32 है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्ट ट्रू द लाइन तो आपको ये नहीं मिलेगा, बट हम यहाँ पर इसे कनेक्ट कर सकते हैं। डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। बी और सी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बट ए के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, इससे हम इसे करेक्ट मान सकते हैं दोस्तों। ये एक हमारा तरीका होगा यहाँ पर इसे एलिमिनेट करके पढ़ने का। ठीक है, यहाँ तक क्लियरिटी है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग वाले चैप्टर से है। सांची स्तूपा वाला जो क्वेश्चन आया था, जो सबसे लेंदी आपको देखने को मिला था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कैच क्या है। ये 1918 जो दिया हुआ है कि द स्तूपा वाज डिस्कवर्ड, ये 1918 नहीं 1818 है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे लाइन बाय लाइन चीज़ें आपके पेपर में कहाँ से आई हैं दोस्तों। ये 1818 वाली देखो जो लाइन है ये यहाँ से है, यहाँ मेंशन किया है सांची वॉज डिस्कवर्ड इन 1818। ये मैंने तभी सभी बच्चों को बताया था गेम चेंजर में कि 1818 में सांची डिस्कवर हुआ है। ये आप ध्यान रखिएगा, और यही चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ऑप्शन 4 जो है हमारा यहाँ पर गलत कर दिया है। अब मैं पूरा यहाँ पर स्टेटमेंट भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से यूपीएससी आपकी थीम्स एनसीईआरटी से चीज़ें कॉपी करता है लाइन बाय लाइन। दोस्तों थीम्स को सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि यहाँ से आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी, आप एलिमिनेट कर पाओगे पेपर में। नहीं, आपका पेपर थीम्स से डायरेक्ट लाइन बाय लाइन उठाकर पूछा जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे 20 पूछे जा रहे हैं, बट इतने ज़रूर पूछे जा रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन में काम बन सकता है। ठीक है, और हिस्ट्री में हम इतने ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं सामने वाले से, वहाँ आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि सारे के सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आ ही जाएँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, स्टेटमेंट समझिए। When the stupa was discovered, all of its 4 गेट were intact, but the mound was poor condition। यानी कि जो 4 गेट थे वो तो बढ़िया थे, वो एकदम सही थे, बट जो माउंड था वहाँ उस समय वो पुअर कंडीशन में था। अब ये इन्होंने उल्टा कर दिया है, कैसे, यहाँ देखिए 3 of its 4 गेटवे वर स्टिल स्टैंडिंग, 4th was lying on the spot। तो चौथे जो 4th था उसकी तो हालत ख़राब थी, इट हैड फॉलन, एंड द माउंड वॉज इन गुड कंडीशन। जो माउंड था वो अच्छी कंडीशन में था, ना कि पुअर कंडीशन में था। तो ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्ट यहाँ पर ये इन्होंने उठा कर दिया है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। उसके बाद जो इसके स्टेटमेंट हैं वो इस चैप्टर में दोस्तों बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड वे में दे रखे हैं। कोई किसी एक चैप्टर किसी एक पेज से है, कोई किसी एक पेज से है। तो मैं आपको सारे तो नहीं दिखा रहा हूँ, बट आपको कुछ जो स्टेटमेंट मुझे अभी देखने को मिला है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ये गिल्ड वाला भी आपको इसी में बुक में देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इसको देखते हैं अभी। इट इज़ इन इट्स ओरिजिनल अर्ली फॉर्म दिस स्तूपा वॉज प्लेन एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग एंड गेटवे विच वर रिचली कार्व्ड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है,
द अर्ली स्तूपा एट सांची एंड बहरूत वर प्लेन except for the stone railing which resembled a bamboo or wooden fence and the gateway which were richly carved. ठीक है, यही है, यहीं पे यहाँ पे यही मेंशन है कि अर्ली फॉर्म में स्तूपा जो है प्लेन थे एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग और गेटवे जो कि रिचली कार्व थे, स्टोन रेलिंग गेटवे जो कि रिचली कार्व थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। पहली चीज़ तो आप इस फोर्थ ऑप्शन को हटाकर एलिमिनेट करके भी इसका आंसर जो है डी ऑप्शन टिक कर सकते थे, बट मैंने आपको इसका जो है ये भी दिखा दिया कि सेकंड ऑप्शन कहाँ से पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन भी दोस्तों यहीं से ही पूछा है, इस चैप्टर के कुछ 1-2 पेजेस पहले वहाँ पर मेंशन है कि स्तूपा को जो बनवाने में किस किसने हेल्प की, तो वहाँ पर आपको ये गिल्ड ऑफ आइवरी के बारे में भी देखने को मिलेगा और अदर ऑप्शन भी आपको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब देखिए, दिखने में ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था, बहुत लेंदी था, बट इसे करना बहुत आसान था दोस्तों। मतलब आपको सिर्फ इतना पता होता कि भाई 1818 में सांची का डिस्कवर हुआ है, 1918 में नहीं, तो आप इसको इजीली कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ। तो देखिए दोस्तों, हमारे पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन थे हमारे, 6 के 6 हमने डिस्कस कर लिए। एक हमारा ये 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन आपने देखा दोस्तों क्या कि ये थीम 1 एनसीईआरटी से पूछे आए हैं और थीम 1 कितनी इंपॉर्टेंट है इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ चुके हैं। अब आप गलती क्या करोगे दोस्तों, मतलब यूपीएससी कैसे गेम खेलता है। थीम्स 1 एनसीईआरटी आपने समझ ली इंपॉर्टेंट है, अब आप क्या करोगे कि सिर्फ थीम 1 को तैयार कर लोगे, थीम 2 को आप छोड़ दोगे। आप सोचोगे कि थीम 2 से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो इसे हम छोड़ देते हैं, इसे हम छोड़ देते हैं। बट दोस्तों ये गलती बिल्कुल भी मत करना। यहाँ से ये चीज़ समझ लो कि थीम्स की एनसीईआरटी आपके लिए इस समय आपकी हिस्ट्री की लाइफलाइन है। ठीक है, क्वेश्चन कम आए हैं बट इतने भी कम नहीं आए हैं, 1/3 क्वेश्चन आपके थीम से आ रहे हैं, वो हमारे लिए सर बहुत ज़्यादा सही है। मतलब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, आप कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करना दोस्तों कि आपको जो हिस्ट्री में 20 में से 20 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। आप मोर देन 50% या 60% के आसपास ही आपका जो अटेम्प्ट है रहने वाला है हिस्ट्री में, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी मत करना। और उस 50% में अगर आपके 6 क्वेश्चन थीम से आ रहे हैं तो और क्या चाहिए दोस्तों हमें। तो थीम्स में आपको ध्यान रखिएगा क्या करना है, ये तीनों एनसीईआरटीज़ को अच्छे से रट लेना है, एक भी लाइन यहाँ पर छोड़नी नहीं है। इन तीनों एनसीईआरटीज़ के नोट्स के चक्करों में मत पढ़ना, सिर्फ इन एनसीईआरटीज़ की एक एक लाइन को तैयार करना। क्योंकि मैं नोट्स इसलिए मना कर रहा हूँ दोस्तों, आप इन बुक्स के नोट्स कभी बना ही नहीं सकते, क्योंकि आप नहीं समझ सकते कि इसमें कौन सी लाइन से उठाकर क्वेश्चन बन जाए। तो इसीलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि इनके नोट्स बनाने के चक्कर में ना पड़ें और किसी और के बनाए हुए नोट्स के चक्करों में तो बिल्कुल भी ना पड़ें दोस्तों। सिर्फ इन बुक्स को तैयार करो मल्टीपल टाइम्स। आप लोग हिस्ट्री में घबरा रहे थे, इसीलिए मैं सबसे पहले हिस्ट्री की कुछ जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो हिस्ट्री के लिए होप रखी जा सकती है, ऐसा मत सोचिए कि हिस्ट्री के लिए होप नहीं रखी जा सकती। और कुछ नई स्ट्रैटेजी है जो हम फॉलो करेंगे, उसको मैं आगे आपको जब हमारी जो 2024 की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो होगी मैं उसमें आपके साथ शेयर करूंगा। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि थीम्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाली है हिस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आप जो चैनल है आपने अब उसे सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो शेयर करेंगे। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।